द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस हर दिन आपके लिए पोस्ट करते हैं सो दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली मोर लिटरेट। नमस्कार, इन्फो एज के ताज़ा तिमाही नतीजों पर आज की इस चर्चा में स्वागत है। हम देख रहे हैं Q1 FY26 मतलब 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई उसके आंकड़े। जी हमारे पास कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हैं। जी तो आज कोशिश करते हैं ये समझने की ये नतीजों का असल मतलब क्या है। मतलब एक तरफ कंपनी के कोर बिजनेस हैं, दूसरी तरफ नए वेंचर्स, क्या चल रहा है ओवरऑल। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं स्टैंड अलोन नतीजों से, मतलब कंपनी का अपना परफॉर्मेंस। तो इस तिमाही पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 15.5% बढ़ा है, 736 करोड़ रुपए के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 10% से ज्यादा बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गया है। अच्छा। और EPS मतलब अर्निंग पर शेयर वो भी 11.5% बढ़ा है। और कैश भी काफी है कंपनी के पास, 4,800 करोड़ से ज्यादा। हाँ देखिए, हेडलाइन नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, पर CEO ने खुद ये कहा है कि बिजनेस ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हुई है Q1 में। अच्छा, क्यों? खासकर रिक्रूटमेंट वाले सेगमेंट में। इसकी वजह वो बता रही हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और कुछ सेक्टर्स में थोड़ी सुस्ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नॉन रिक्रूटमेंट बिजनेसेस हैं, मतलब 99 एकर्स, जीवन साथी, शिक्षा, इनकी टोटल बिलिंग्स करीब 17.6% बढ़ी हैं और इनका कैश लॉस भी कम हुआ है। यहाँ ये बिलिंग्स और रेवेन्यू का फर्क समझना जरूरी है। बिलिंग्स मतलब जो पैसा एडवांस में मिला, रेवेन्यू धीरे धीरे अकाउंट होता है। हाँ, वो डिफर्ड रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट। जी ठीक है, तो ये तो हुई स्टैंड अलोन पिक्चर। अब जरा सेगमेंट्स में चलते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, नौकरी वाला बिजनेस, वहां क्या हाल है? रिक्रूटमेंट में रेवेन्यू तो बढ़ा है करीब 15%, 542 करोड़ रुपीस। लेकिन जैसा CEO ने कहा, ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। बड़े सेक्टर्स जैसे IT सर्विसेज, BFSI, इनमें थोड़ी सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रही। पर हाँ, IM जॉब्स, नौकरी गल्फ, ये सब तेजी से बढ़े हैं। अच्छा। और एक और बात, एवरेज कमाई प्रति ग्राहक वो लगभग फ्लैट रही है, शायद इसलिए कि कंपनी अब Tier 2, Tier 3 शहरों और छोटे बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रही है। हाँ, ये मुमकिन है। रेज्यूमे डेटाबेस तो बढ़ता ही जा रहा है, 108 मिलियन। हाँ, वो तो उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कोर बिजनेस में मिला जुला सा माहौल है। अब आते हैं 99 एकर्स पर, रियल एस्टेट। यहाँ बिलिंग्स 16.7% बढ़े, 94 करोड़, पर ऑपरेटिंग लॉस भी थोड़ा बढ़ा है, 19 करोड़। देखिए, Q1 रियल एस्टेट के लिए वैसे भी थोड़ा धीमा होता है। ग्रोथ हाई है क्योंकि उन्होंने ग्राहक ज्यादा जोड़े हैं और पर कस्टमर बिलिंग भी बढ़ाई है। अच्छा। और एक पैटर्न दिखा है कि ब्रोकर्स और चैनल पार्टनर्स से बिलिंग डेवलपर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी है। नई लिस्टिंग्स भी बढ़ी हैं, नए प्रोजेक्ट्स की भी और रीसेल रेंटल की भी। मतलब एक्टिविटी तो है मार्केट में। बिल्कुल। ओके, अब बाकी दो, जीवन साथी और शिक्षा, इनकी कुल बिलिंग्स भी करीब 18% बढ़ी। जीवन साथी में तो शायद कुछ खास हुआ है इस बार। हाँ बिल्कुल, जीवन साथी मतलब मैट्रिमोनी वाला बिजनेस, इसकी बिलिंग्स 36% से ज्यादा बढ़ी हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ये सेगमेंट अब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पर आ गया है। अरे वाह, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जैक्टली। पिछले साल इसी टाइम पे 2 करोड़ का घाटा था और तो और इसने 6 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो भी दिया है। ये तो कमाल है, इतने कंपटीशन वाले मार्केट में। हाँ, ये बहुत अहम है। और शिक्षा का क्या रहा, एजुकेशन वाला? शिक्षा भी प्रॉफिट में है। रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा, 50 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 करोड़ रहा। अच्छा। यहाँ मौके तो हैं, जैसे भारत में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, पर चुनौतियां भी हैं, जैसे US वीजा रिजेक्शन, विदेश में जॉब की अनिश्चितता। तो छात्र अब UK, यूरोप की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब फटाफट एक नजर कंसोलिडेटेड पढ़ा लेते हैं, जिसमें सब्सिडरीज और निवेश सब शामिल हैं। यहाँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बहुत ज्यादा दिख रही है, करीब 7,918 करोड़ रुपए। हाँ, ये बड़ा फिगर है। पिछले साल ये 3,580 करोड़ के आसपास था। इतना बड़ा जंप कैसे? ये देखिए, ये ज्यादातर इन्फो एज के जो बड़े निवेश है ना, जैसे जोमेटो, PB फिनटेक, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से है। इसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या OCI कहते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अलग है। अच्छा, ये मतलब कागजी गेन है एक तरह से, जब तक बेचा न जाए। हाँ, कह सकते हैं। अगर सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉफिट देखें टैक्स से पहले और एक्सेप्शनल आइटम्स हटाकर, तो वो 435.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 329.4 करोड़ से बेहतर है। ठीक है, समझ गया। कुछ और अपडेट्स, डिविडेंड वगैरह? हाँ, बोर्ड ने 3.60 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। और याद होगा, मई में शेयर स्प्लिट हुआ था, 10 से 2 फेस वैल्यू। हाँ। और एक और डेवलपमेंट है, कंपनी ने हाल ही में शॉप किराना नाम के एक जॉइंट वेंचर में अपनी हिस्सेदारी बेचने का अग्रीमेंट किया है। ओके, तो संक्षेप में कहें तो इन्फो एज ने इस तिमाही में ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। हाँ, स्थिर ग्रोथ कह सकते हैं। रिक्रूटमेंट इंजन थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, पर दूसरे बिजनेस खासकर जीवन साथी वो अच्छे कर रहे हैं और कैश की पोजीशन तो मजबूत है। बिल्कुल। यहाँ अब देखने वाली बात यह होगी कि इन्फो एज अपने मैच्योर बिजनेस जैसे नौकरी और जो ग्रोइंग बिजनेस हैं जैसे 99 एकर्स, जीवन साथी, इनको कैसे बैलेंस करता है, साथ ही अपने बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करता है। मतलब इस अनिश्चित माहौल में आगे ग्रोथ के लिए निवेश और मुनाफा बनाए रखने के बीच वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सही कहा। और ये शॉप किराना से निकलना
क्या ये उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में किसी बदलाव का इशारा है? ये भी भी देखना कुछ होगा। सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।